हेलो फ्रेंड्स, दिनकर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सभी शुरू करने वाले हैं संविधान। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि संविधान है क्या। तो हमें पता है कि कोई भी काम हो, चाहे वो कोई कंपनी हो या कोई संस्था हो या कोई देश हो, अगर उसे मुझे चलाना है तो उसके लिए कोई ना कोई निश्चित कानून व्यवस्था होती है या विधि विधान होता है। तो उसी विधियों का जो संग्रह होता है उसी को हम कहते हैं संविधान। अब बात आई भारतीय संविधान की। तो भारतीय संविधान हमारा क्यों बना, कैसे बना, इसके बारे में हम जरा जान लेते हैं। तो हम सभी को पता है कि भारत में अंग्रेजों का जो आगमन हुआ वो 1600 ईस्वी में आगमन हुआ था। उसके पहले हमारा देश छोटे छोटे प्रांतों में बटा हुआ था और उसका जो संचालन कर रहे थे वो राजा महाराजा कर रहे थे। उसके बाद 1600 ईस्वी में अंग्रेज भारत आए। जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और उस कंपनी के संचालन के लिए एक परिषद बनाया। उसका जो प्रमुख बनाया वो गवर्नर बनाया और उसके कुछ और अन्य सदस्य हुआ करते थे। तो उस कंपनी को चलाने के लिए जो कानून व्यवस्था आती थी वो इंग्लैंड से बनकर आती थी, जिसको हम लोग एक्ट कहते हैं। तो जब तक उनकी कंपनी थी तो कंपनी के लिए कानून बनाकर भेजते थे। जब कंपनी को उन्होंने खत्म करके पूरे देश में अपना साम्राज्य फैला दिया, तभी यहाँ की जो शासन सत्ता चलती थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के आधार पर चलती थी। और उन्होंने हमारे देश में काफी लंबे समय तक जब शासन किया और जब देश आजाद होने की बात आई तो जो हमारे देश के वरिष्ठ नागरिक थे उन लोगों को एक चिंता सताने लगी थी कि अगर अंग्रेज जाएंगे देश को छोड़ करके तो हमारे देश की शासन सत्ता वो कैसे चलेगी, कि क्या पहले जैसा हमारा देश होगा, राजा महाराजाओं की शासन सत्ता चलेगी या कुछ नए ढंग से चलेगी। तो उसमें वरिष्ठ नागरिकों के मत से ये विचार आया कि नहीं, हम लोगों को जो आगे की शासन सत्ता चलेगी वो लोकतांत्रिक होगी और उसके लिए सबसे पहले मुझे अपने देश का एक संविधान बनाना होगा और उस संविधान में हमारे देश की कानून व्यवस्था क्या होगी, ये सारी बातें उन्होंने सोची कि अपने संविधान में हम रखेंगे। तो ये था हमारे भारतीय संविधान के बनने का कारण। अब ये कैसे बना, तो हम सभी जानते हैं कि हमारे देश का जो लिखित संविधान है वो पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। और ये संविधान जो बनकर तैयार हुआ वो आप सभी को पता है कि काफी लंबे समय में बनके तैयार हुआ। उसके साथ साथ ये किसी एक दिन की उपज नहीं है। पहले वरिष्ठ नागरिकों ने विभिन्न देशों के संविधानों को देखा, पढ़ा, समझा और जहां के संविधान की नीतियां उनको अच्छी लगी वहां के उन बातों को भारतीय संविधान में ऐड किया। और उसके अलावा भारत में जैसे मैंने आपको बताया कि 1600 ईस्वी में कंपनी भारत आई थी, तो उस कंपनी का जो संचालन होता था, उसकी जो कानून व्यवस्था होती थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट वहां से भेजती थी कानून व्यवस्था, जिसे हम लोग एक्ट कहते थे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे चार्टर एक्ट कि ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के लिए नियमित अंतराल पर कौन कौन से एक्ट दिए और किस किस एक्ट के तहत उन्होंने कौन कौन से बदलाव किए। आइए देखते हैं हम लोग एक एक एक्ट। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। सबसे पहला मेरा एक्ट है 1600 ईस्वी का राजलेख या चार्टर एक्ट। जी हाँ, सबसे पहला है मेरा 1600 ईस्वी का राजलेख या चार्टर एक्ट। तो इस एक्ट के तहत क्या क्या प्रमुख काम हुए वो मुझे देखना है और विशेष करके उन बातों पर फोकस करना है जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला एक्ट मेरा 1600 ईस्वी का राजलेख या चार्टर एक्ट। तो इस एक्ट के तहत क्या क्या आया ये देखना है। तो सबसे पहला काम जो इसमें हुआ वो हुआ ये कि महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। यानी इस एक्ट के तहत रानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। और क्या काम हुआ इसके अनुसार, कंपनी को पूर्वी देशों में 15 वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया गया। इसका मतलब यह कि इस एक्ट के तहत रानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और उस स्थापना के बाद
पूर्वी देशों में 15 साल तक इस कंपनी को व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया। तो मेरे भैया अगर आपसे पूछा जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में कब हुई, तो सबसे पहली बात आपका 1600 ईस्वी में हुई, और उसको सबसे पहले जो पूर्वी देशों में व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया गया था वो कितने वर्षों का था, तो वो आपका था 15 वर्षों का। अब इसके बाद आइए अगला एक्ट देखते हैं। अगला एक्ट मेरा है 1726 का चार्टर है। जी भैया 1726 का चार्टर है। तो इस एक्ट के तहत क्या हुआ, इस एक्ट के तहत कलकत्ता, बंबई तथा मद्रास की प्रेसिडेंसी के गवर्नर को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई। इसका मतलब ये कलकत्ता और बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी, तीनों प्रेसिडेंसियों के जो गवर्नर थे उनको वहां की कानून और या विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई। ये आपका 1726 चार्टर एक्ट के तहत हुआ। अगला एक्ट मेरा, अगला एक्ट है आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है क्योंकि इस एक्ट में बहुत सारी कानून व्यवस्थाएं ऐसी आई जो आपकी अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो आइए देखते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो इसमें क्या हुआ, कलकत्ता, बंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन कर बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल बना दिया गया। मैंने क्या देखा था 1726 में, 1726 में मैंने देखा था कि कलकत्ता, बंबई और मद्रास तीनों प्रेसिडेंसी के गवर्नर अलग अलग थे और उनको अपने अपने प्रेसिडेंसी के लिए विधि बनाने का अधिकार दे दिया गया था। लेकिन जब 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट जो आया, इसमें तीनों प्रेसिडेंसियों को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया और जो बंगाल का गवर्नर था उसी को तीनों जगह के कानून बनाने का अधिकार दे दिया। ये सबसे पहला काम इसमें आया। अगला क्या है, अगले में क्या बात थी, 1774 में कलकत्ता में प्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका यहां से जो प्रश्न आता है दो तरीके से आता है। एक यह आपका आता है कि किस एक्ट के तहत भारत में प्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। तो अगर एक्ट पूछेगा तब आप एक्ट बताओगे 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में प्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। और अगर आपका दूसरा क्वेश्चन पूछता है ये कि भारत में प्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई, तो मेरे भैया कब की गई, 1774 में की गई। किस एक्ट के तहत, 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि भारत में प्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहां की गई, तो मेरे भैया इसको भी याद रखिएगा, भारत में प्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की गई। इतना हो जाएगा। अब ये प्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारत में की गई, उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे वो सर एलिजाह इम्पे थे। जी भैया, क्योंकि इसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे, 3 अन्य न्यायाधीश थे, तो उसमें जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे सर एलिजाह इम्पे और 3 जो अन्य न्यायाधीश थे वो चैम्बर, लिमेस्टर और हाइड, ये इसके 3 अन्य न्यायाधीश थे, उस समय नियुक्त किए गए थे। ये पहले न्यायाधीश थे। आइए आगे बात करते हैं। आगे मेरा है इसी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया, यानी कंपनी के जो कर्मचारी हुआ करते थे, वो जो पर्सनल व्यापार करते थे, उस पर कंपनी ने अधिकार लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया और ये कहा कि आप केवल कंपनी के लिए काम करना है, आप पर्सनल व्यवसाय नहीं कर सकते हो। आगे क्या हुआ, अगला है कंपनी के नियंत्रण हेतु बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई। तो आप ये ध्यान रखिएगा 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी के नियंत्रण के लिए किस बोर्ड की स्थापना की गई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई। आइए इसके बाद अगला एक्ट मेरा क्या है, मेरा अगला एक्ट है 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अब आइए इस एक्ट में देखते हैं क्या क्या है। कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार व उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार दिया गया। मेरे भैया आपने देखा कि जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी थी या बंगाल की जो प्रेसिडेंसी थी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इसमें बंबई और मद्रास की कानून व्यवस्था बनाने के लिए अधिकार दे दिया गया था। और 1781 में क्या किया गया, कलकत्ता की सरकार को ही बंगाल के साथ साथ बिहार व उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार दे दिया गया। आइए आगे क्या है, अगला है आपका
सर्वोच्च न्यायालय की राजस्व अधिकारिता को समाप्त किया गया। तो सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारिता को कम करते हुए उसने क्या किया, जो राजस्व अधिकारिता थी उसको सर्वोच्च न्यायालय का समाप्त कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय की राजस्व अधिकारिता को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। राजस्व अधिकार जो था वो न्यायालय से छीन लिया गया। आगे बात करते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अब ये एक्ट में क्या आया, इस एक्ट में देखिए दोहरे प्रशासन का प्रारंभ। अब मेरे भैया ध्यान रखिएगा, ये दोहरे प्रशासन का प्रारंभ है, द्वैध शासन प्रणाली नहीं है। द्वैध शासन प्रणाली आपकी राज्यों में जो शुरू हुई वो 1919 के एक्ट के तहत हुई, और जो केंद्र में द्वैध शासन शुरू हुआ था वो 1935 में शुरू हुआ था। ये बात ध्यान रखिएगा, ये आपका दोहरे प्रशासन का प्रारंभ, ये द्वैध शासन नहीं है। आपका द्वैध शासन मैंने बताया एक आपका जो राज्य में शुरू हुआ है, जो राज्य में वो 1919 एक्ट के तहत हुआ, और जो केंद्र में शुरू हुई थी द्वैध शासन प्रणाली वो आपकी 1935 में शुरू हुई थी। ये आपकी द्वैध शासन प्रणाली नहीं है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ था। तो दोहरे प्रशासन का प्रारंभ का मतलब क्या, यहाँ पे दो बोर्ड बनाए गए और दोनों बोर्ड को अलग अलग मामले दिए गए कि अलग अलग मामले पर आप कंट्रोल कर सकते हो। तो पहला बोर्ड जो था वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था। तो ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था ये व्यापारिक मामलों को देखता था, ये व्यापारिक मामला को देखता था, और जो मेरा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था वो राजनैतिक मामलों पर को देखता था। तो ये आपका दोहरे शासन प्रणाली का अगर प्रारंभ देखा जाए तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत भारत में शुरू हुई। आगे बात करते हैं 1793 का चार्टर अधिनियम। अब अगला एक्ट है आपका 1793 का चार्टर अधिनियम। अब आइए देखते हैं इस अधिनियम के तहत क्या है कानून व्यवस्था। इस अधिनियम के द्वारा नियंत्रण बोर्ड के कर्मचारी व सदस्य को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई। तो ये भी भैया प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि किस एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से वेतन देना शुरू किया गया। तो आपका 1793 के चार्टर अधिनियम के तहत जो है जो उसके कंपनी के जो कर्मचारी थे उनको भारतीय राजस्व से वेतन देना शुरू किया गया, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने ये सोचा कि ये भारत में काम कर रहे हैं तो इनको वेतन हम यहाँ से क्यों दें, वहीं के राजस्व से इनको वेतन दे। तो इस एक्ट में ये कानून व्यवस्था आई कि जो कंपनी के कर्मचारी होंगे उनको जो वेतन दिया जाएगा वो भारतीय राजस्व से ही दिया जाएगा। तो मेरे भैया मैं आपको एक बात और भी इस बीच में ही बताना चाहूंगा कि जो ये कंपनी की कानून व्यवस्थाएं आती थी या जो अंग्रेजों का यहाँ शासन सत्ता चलती थी, जो कानून वहां से बन के आता था, तो उसमें जो है अंग्रेजों का फायदा ज्यादा होता था और हमारे देशवासियों का फायदा बस प्रचुर मात्रा में होता था। लेकिन जब हमारे देशवासियों को इसका जब तक पता लगता और उसका विरोध करते, अब जब विरोध करने लगते तो पता लगता ब्रिटिश गवर्नमेंट उस एक्ट में थोड़ा बहुत बदलाव करके नया एक्ट दे देती थी। आइए अब इसके बाद अगला एक्ट हम लोग देखते हैं 1813 का चार्टर अधिनियम। अब आइए देखते हैं 1813 के चार्टर अधिनियम में उन्होंने क्या दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में उन्होंने दिया कि कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया। 1813 में कानून आया कि जो कंपनी के एकाधिकार है उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो कंपनी का जो व्यापार करने का एकाधिकार था वो समाप्त कर दिया गया। आगे क्या है, चीन तथा पूर्वी देशों के साथ चाय पर व्यापारिक एकाधिकार बना रहा। तो आप ध्यान रखिएगा, मतलब कि कंपनी के एकाधिकार को समाप्त तो किया गया लेकिन कुछ चीजों में नहीं। वो आपका चीन तथा पूर्वी देशों में जो चाय का व्यापार करता था उसका एकाधिकार कंपनी का बना रहा। वो केवल कंपनी ही व्यापार कर सकती थी इन चीजों का। आइए आगे बात करते हैं 1833 का चार्टर अधिनियम। अभी 1833 का चार्टर अधिनियम, इसके तहत क्या क्या हुआ ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इसमें पहली कानून व्यवस्था क्या है, बंगाल के गवर्नर को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब मेरे भैया इसको आप जरा ध्यान रखिएगा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल आपसे पूछा जाता है। अभी तक क्या था कि उनकी शासन सत्ता धीरे धीरे, पहले उनकी केवल कंपनी थी, कंपनी के बाद उन्होंने बंगाल प्रेसिडेंसी, फिर मद्रास, मुंबई, फिर उसके बाद बंगाल, बिहार, धीरे धीरे वो अपना आधिपत्य जमाते गए। और जो 1833 का जो चार्टर एक्ट आया, ये आपका जो एक्ट आया तब तक उनका पूरे
संपूर्ण भारत में शासन सत्ता स्थापित हो चुकी थी। तो उन्होंने इसमें ये घोषणा कर दी कि जो बंगाल का गवर्नर है वही संपूर्ण भारत का गवर्नर हो जाएगा। तो आपसे यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो भारत का अगर प्रथम गवर्नर जनरल कहा जाएगा तो वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। क्योंकि बंगाल के गवर्नर को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल जब बनाया गया तो उस समय यहाँ का जो गवर्नर था बंगाल का वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो आप बताओगे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। आइए आगे बात करते हैं। अगला मेरा कंपनी के व्यापारिक अधिकार का पूर्णतया समाप्त किया गया। कंपनी के एकाधिकार को पूर्णतया समाप्त किया गया। आपने पिछले में क्या देखा था, कंपनी के एकाधिकार को समाप्त तो किया गया था, लेकिन क्या कुछ जगह छूट थी। चीन तथा पूर्वी देशों के साथ चाय पर व्यापार का एकाधिकार बना था, लेकिन जब 1835 का चार्टर एक्ट आया तो उसको भी क्या कर दिया गया, कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतया समाप्त कर दिया गया। आइए आगे बात करते हैं। अंग्रेजों को बिना लाइसेंस भारत में आने, व्यापार करने तथा बसने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। तो मेरे भैया आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि क्योंकि यहाँ पे बंगाल के गवर्नर संपूर्ण भारत का गवर्नर बन चुका था, इसका मतलब ये कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का भारत पर पूरी तरीके से पकड़ हो चुकी थी, यानी पूरी शासन सत्ता ब्रिटिश गवर्नमेंट की यहाँ स्थापित हो चुकी थी। तो इससे उन्होंने क्या कहा कि अंग्रेजों को बिना लाइसेंस भारत में आने, व्यापार करने तथा बसने की स्वतंत्रता प्रदान की गई, यानी कि कोई भी अंग्रेज को भारत में आने के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं थी। वो स्वतंत्र होकर के भारत आ सकता था, व्यापार कर सकता था, अगर यहाँ वो बसना चाहे तो वो यहाँ रह भी सकता था, इसके लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं थी। आइए आगे बात करते हैं। अगला है मेरा 1843 में दास प्रथा के विरुद्ध कानून बनाया गया। तो इसी एक्ट के तहत 1843 ईस्वी में दास प्रथा के विरुद्ध कानून बनाया गया। तो आपका से पूछा जाए कि किस एक्ट में दास प्रथा का विरोध किया गया, तो आपका 1833 के चार्टर एक्ट में इसका विरोध हुआ था। ये 1843 में दास प्रथा के विरुद्ध कानून बनाया गया। आइए आगे बात करते हैं। विधि आयोग का गठन किया गया और इसी एक्ट के तहत विधि आयोग, भारत में विधि आयोग का गठन किया गया और प्रथम विधि आयोग के जो अध्यक्ष थे वो लॉर्ड मैकाले थे। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपका खुद पूछा जाता है परीक्षाओं में कि प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष जो थे वो लॉर्ड मैकाले थे। आइए आगे बात करते हैं। अगला है मेरा 1853 का चार्टर अधिनियम। 1853 का चार्टर अधिनियम। अब ये अधिनियम में क्या आया, सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए खोल दी गई। मेरे भैया ध्यान दीजिएगा, कंपनी के जो उच्च पद हुआ करते थे उसमें केवल ब्रिटिश के लोग, अंग्रेज लोग चयनित किए जाते थे, चुने जाते थे, कोई भारतीय नहीं चुना जाता था। तो भारतीयों ने इसका विरोध किया कि कंपनी में जो भी पद है वो अंग्रेजों के लिए ही क्यों है, भारतीयों के लिए क्यों नहीं है। तो इसी के तहत उन्होंने सिविल सेवा में भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी। उन्होंने ये कह दिया कि चलिए ठीक है, आप लोग भी सिविल सेवा में आ सकते हैं, आप लोग भी सिविल सेवा में जो है आ सकते हैं। तो ये छूट तो उन्होंने दे दी कि आप लोग सिविल सेवा में आ सकते हैं, लेकिन उन्होंने आगे एक शर्त रख दी और वो शर्त एक ऐसी रख दी जिससे उनको ये पता था कि इसमें फिर भारतीय पीछे हो जाएंगे और जो हमारे सिविल के जो सदस्य होंगे, जो कर्मचारी होंगे चुने जाएंगे, वो अंग्रेज ही चुने जाएंगे, भारतीय नहीं चुने जाएंगे। क्यों? देखिए अगली शर्त उनकी क्या थी, सिविल सेवकों की भर्ती है प्रतियोगी परीक्षा का शुभारंभ किया गया। तो मेरे भैया उन लोगों को बाखूबी पता था कि क्योंकि भारतीय गिने चुने पढ़े लिखे लोग हैं और अगर ऐसी परीक्षा करा दी जाएगी तो हमें पता है कि वो लोग कभी परीक्षा को पास नहीं कर पाएंगे और अंततः जो ब्रिटिश के लोग हैं, जो अंग्रेज लोग हैं, उन्हीं का चयन इसमें पुनः होगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग 1853 का चार्टर अधिनियम तक पढ़ चुके हैं। इसके आपके अभी और भी एक्ट है और भी अधिनियम है, उनको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी तो हम लोग आराम से अगले वीडियो में जो भी एक्ट बचे हैं उनको पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।